स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर को देख रहे थे। आधा हुआ है इसका, है ना, एक पार्ट हुआ है। आज सेकंड पार्ट में देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। वोट पढ़ना था, हाँ, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। लोकतंत्र क्या है उसको बेहतरीन तरीके से समझे थे। अब आगे देखते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी वोट का बोल रहे जितना भी लोकतांत्रिक देश है सब में ये है कि वोट से ही शासक का चुनाव होता है, इलेक्शन से। लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी, यानी बहुत सारे जगहों पे, लगभग पूरी दुनिया में मान लिया है इलेक्शन को, वोट को, और वोट कराता है जो लोकतांत्रिक है। लेकिन किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण अभी भी कम नहीं है। यानी मतलब हर इंसान को, हर आदमी को एक तरह का अधिकार नहीं है वोट पर भी, है ना। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं। तो वही सब देखते। देखिए 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। जैसे 2015 था, सऊदी अरब में लड़की औरत सब वोट नहीं दे सकती, जो कि अब वो ख़त्म हो गया है। तो मतलब ये क्या, वोट का सबका अधिकार वोट में नहीं था, ठीक। सिर्फ मर्द ही वोट देते थे, औरत वोट नहीं देती थी। 2015 तक की बात है। इस तरह एक देश है इस्टोनिया। इस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो इस एस्टोनिया एक देश है जहाँ पे नागरिकता का कुछ ऐसा नियम है जिससे रूसी अल्पसंख्यक, यानी रूस से आने वाले जो व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं, जो अल्पसंख्यक, उन लोगों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। और सभी लोग उस अधिकार को हासिल नहीं कर पाते हैं। यानी यहाँ पे भी सबको अधिकार नहीं वोट देने का, है ना। आगे देखिए एक देश है फिजी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। इसमें देखिए वोट देने का अधिकार दोनों को है, वहाँ का जो है वासी उसको भी, और भारत से जो वहाँ पे गए हैं भारतीय मूल के जो नागरिक है उसको भी वोट देने का अधिकार है। लेकिन वहाँ का जो है अस्थाई, उन लोग का वोट का ज़्यादा महत्व है, इन लोग का कम महत्व है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वोट का भी बहुत सारा ये है अलग अलग जगहों पर, है ना। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो लोकतंत्र होने के बावजूद अभी देखिए बहुत सारे जगहों पे वोट होता है लेकिन सबको अधिकार नहीं है। कि लोकतंत्र हम उसी को कहते हैं जो ओरिजिनल लोकतंत्र है, ठोस लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। यानी जो भी वोट देने के वयस्क है, यानी कि जो वोट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 18 साल से ऊपर को दे सकता है वोट। तो 18 साल से ऊपर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी कोई अल्पसंख्यक हो या कोई भी जाति धर्म का हो, यानी सबको एक वोट देना होना चाहिए, सबको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का वोट का ज़्यादा वैल्यू है, किसी का वोट का कम वैल्यू, सबका वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक विशेषता हो गया। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो तीसरा चैप्टर जो है उसमें फिर ये वोट इलेक्शन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पढ़ना है कानून का राज और अधिकारों का आदर।
कानूनों को राज और अधिकारों का आधार। देखिए, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, तो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली, जैसे हम लोग को 1947 में मुक्ति मिली। उसके बाद देश का देश पर जानु पीएफ दल का राज है। उसके बाद से एक दल है जानु पीएफ दल, उसी का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की, जिसने मतलब देश को आज़ादी दिलाने में अगुवाई किया था। वही पार्टी जो अभी तक वहाँ का सरकार बनती है, उसी का है ना। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। तो हमेशा चुनाव भी होता था और जीतता लेकिन यही वाला दल था, एक ही पार्टी जानु पीएफ पार्टी ही जीतता था और कोई दूसरा जीत नहीं सकता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। तो राष्ट्रपति और बनते थे कौन? मुगाबे है ना, जो कम लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे बताया कि इन्होंने और इसका पार्टी ने ही देश को स्वतंत्रता मतलब आज़ादी दिलाई थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, है ना। तो उसके बावजूद उन्होंने चुनाव में गलत तरीका अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसके जवाबदेही को कम किया। तो उतना जाना माना आदमी होते हुए भी उन्होंने क्या किया, चुनाव में भी गड़बड़ी करवाए और खुद हमेशा जीत हासिल की, है ना, किसी अन्य को आने नहीं दिया। उसके बाद उसने संविधान को भी बदल दिया। क्या किया कि संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि कर दिया, यानी खुद राष्ट्रपति था तो अपना अधिकार में इजाफा कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया। और बाकी बाद उसका जवाबदेही जो है, जवाबदेही यानी कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जवाब देगा, इस तरह का होता है यहाँ। तो जवाबदेही जो है उसको कम कर दिया और अधिकार को बढ़ा दिया। तो ये एक संशोधन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। मतलब उन्होंने सिर्फ एक पद समझिए तो अपना पद, राष्ट्रपति पद को बचाने के लिए बहुत सारा नियम कानून, और मतलब ये जो लोकतंत्र कहा गया वो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये मतलब तानाशाह जैसा नियम कानून ला दिया, है ना। वोट गड़बड़ी कर दिया, वो इलेक्शन में भी अपना अधिकार बढ़ा के जवाबदेही कम कर दिया। उसके बाद जो विपक्षी दल होता है उनको परेशान किया जाने लगा, है ना। उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी, जो सभा करते थे विपक्षी दल, कोई दूसरा दल के लोग। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन पर गैर कानूनी यानी विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ का आंदोलन नहीं कर सकते थे, वो सबको गैर कानूनी बना दिया, है ना। और एक ऐसा कानून भी बना दिया जो कि राष्ट्रपति का आलोचना के अधिकार को सीमित करता है, यानी राष्ट्रपति कोनो करे, कुछ भी करे, उसका आलोचना कोई, उसका बुराई कोई नहीं कर सकता, ऐसा भी कानून ले आया, ठीक है। जैसे भारत में है कि अगर याद आता है प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री कौन है, सबको कुछ भी बोल देता है, कुछ गलत अगर हो रहा है तो, लेकिन वहाँ पर वो अधिकार छीन ले लिया कि आप प्रधान जो है वहाँ का राष्ट्रपति, उसको आप नहीं कुछ कर सकते, है ना। थोड़ा बहुत अधिकार था, कुछ हल्का फुल्का कर सकते, ज़्यादा किए तो फिर ख़त्म। और फिर टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी टेलीविज़न और जो भी टेलीविज़न हो, रेडियो हो, वो सब में भी सरकार नियंत्रण करते थे, यानी न्यूज वो जितना है वो सब सरकार के इशारे पर चलता था। जो वो कहे वही छापा जाता था, जो वो बोले वही दिखाया जाता था, है ना। और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते, यानी जो शासक दल जो है वो जो चाहे वही उसमें प्रसारित होता था, वही दिखाया जाता था। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सिर्फ अखबार को स्वतंत्र छोड़ा था, अखबार जो है पेपर वाला, उसको स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र था, लेकिन भी जो अखबार वाले थे वे अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखते थे, कुछ करते थे, तो उसको भी परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों का दबाव भी डाला। और वो जो सरकार था वो बहुत सारा ऐसा फैसला
भी करवा दिया जो कि खिलाफ था, है ना, और जजों पर भी दबाव डालकर मैंने गलत फैसला भी करवा लिया। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और 1980 के बाद देखिए 2017 में उसे हटाया गया राष्ट्रपति से। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पालन लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो ये एक उदाहरण है जिसके से पता चलता है कि उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है। जनादेश मतलब जनता का आदेश पाना, जनता का प्यार पाना ज़रूरत है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। यानी ये जो नेता की बात अभी हो रही थी वो तो एक लोकप्रिय नेता थे, तो उसके बावजूद लोकप्रिय होने के बावजूद भी ये अलोकतांत्रिक काम किए हैं ना, यानी अलोकतांत्रिक लोकतंत्र भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। और जो लोकप्रिय नेता है वो भी तानाशाह हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है तो तानाशाह नहीं होंगे, कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर देता है कोई, है ना। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थिति पर भी नज़र डाली जाए, उतना ही जरूरी है। देखिए लोकतंत्र को परखने के लिए चुनाव का जरूरी है, चुनाव पर नज़र डालना, लेकिन चुनाव से पहले क्या हो रहा है उसको भी देखना होगा और चुनाव के बाद क्या होगा उसको भी देखना होगा, है ना। ऐसे कि चुनाव तो दिखावे के लिए हो रहा है, लेकिन चुनाव से पहले जो विपक्षी दल है उसको उठने ही नहीं दिया जा रहा है ना। और यह चुनाव किसी तरह हो गया तो फिर आगे जाके गड़बड़ी कर दिया जा रहा है और जीत बस किसी एक खास पार्टी को हो रही है। जैसे भारत में अभी थोड़ा बहुत कुछ वैसा सुनने को आता है ना, कहीं वैसा ही तो नहीं हो जाएगा तानाशाही। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह का कामकाज समय सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। यानी चुनाव से पहले जो भी गतिविधि होता है, एक अलग दूसरा जो पार्टी है सत्ता के विरोधी पार्टी जो है उसको भी पूरा आज़ादी होनी चाहिए, उसको भी अपना जो भी है गतिविधि करने के लिए, है ना, अपना चुनाव प्रचार या जो भी करते हैं वो सबका आज़ादी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपने राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी ये सारा गतिविधि करने का स्वतंत्रता होना चाहिए, तभी पूरे तरह से लोकतांत्रिक होगा, है ना। यानी कि अपना राय देने के लिए, सोचने को, उसको अपना सोच, अपना विचार लोगों को बताने का, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का, अब पार्टी बनाने का, संगठन बनाने का, विरोध करने का, ये सब गतिविधि होनी चाहिए। विपक्षी दलों को भी ये सब करने की आज़ादी होनी चाहिए, जो कि जिम्बाब्वे में नहीं हो रहा था ना। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, कानून की नज़र में सब एक होनी चाहिए। इन अधिकारियों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। यानी कि सभी का समानता होनी चाहिए, सभी लोग में एक समानता सब में होनी चाहिए कानून की नज़र में, है ना। और अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका, जो जज है, वकील है, न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसको आज़ाद होने, उसका पूरा स्वतंत्र उसको होनी चाहिए। उसको अपना जो भी फैसला है उसको सुनाने में, बताने के लिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके आदेश का पालन भी होना चाहिए, जो कि जिम्बाब्वे में नहीं हो रहा था। वहाँ पे उल्टा पल्टा भी फैसला कराया जाता था, गलत फैसला भी होता था, जो कि अभी लिखा हुआ था, बताए थे। मतलब न्यायपालिका को भी वो अपने मुट्ठी में कर लिया था जो वहाँ का राष्ट्रपति था।
इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से 5 में पढ़ेंगे। अब ये क्या क्या अधिकार और हैं ये सब अध्याय 5 में ज़्यादा पढ़ेंगे ना। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। तो ये सब जो था वो चुनाव से पहले का बात था, उसी तरह चुनाव के बाद भी कुछ कुछ नियम कानून होने चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई मान ली जीत गए तब कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीत गया तो उसके बाद भी कुछ तौर तरीका होना चाहिए जिस पर वो मनमानी ना करे, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई हम जीत के नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो अब कुछ मर्जी जोन मर्जी सो करते रहेंगे, वैसा नहीं होगा। इसीलिए है संविधान, है ना। कुछ कानून कुछ नियम बना हुआ है जिस आधार पे ही काम करते हैं। खास तौर से उसे अल्पतम वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना चाहिए। और खास क्या करनी चाहिए, चुनाव जीतने की बात हो रही है सब, है ना। खास तौर पर अल्पमत यानी जो अल्पसंख्यक है, जो कम है, उन लोगों का जो कुछ गारंटी दी गई है उनको, उन सभी का आदर करनी चाहिए। उनके लिए जो स्पेशल कानून है उसके आदर करना चाहिए, है ना। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारी और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। यानी संविधान जो है उस संविधान के नियम के अनुसार ही काम करनी चाहिए। जो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसा नहीं कि हम बन गए प्रधानमंत्री, अब हमको जो मर्जी वो करेंगे, किसी के हक किसी का बात को नहीं मानेंगे। कोई अल्पसंख्यक है यानी कोई कम है तो उसको दबा कुचला के निकाल देंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से 4 में पढ़ेंगे। सबके बारे में अलग अलग अध्याय में तो थोड़ा थोड़ा बता कर छोड़ कर देता है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथे और अंतिम विशेषता को रेखांकित करते हैं। तो ये सब जो जाने उसके आधार पर हम एक और लोकतंत्र की विशेषता देख रहे हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर काम करती है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानून यानी जो संविधान बना हुआ है और नागरिक का जो कुछ अधिकार है तो उस अधिकार द्वारा या संविधान द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करता है, उससे बाहर नहीं, संविधान से बाहर नहीं जा सकता है ना। हमें समझ में तो ये एक विशेषता हो गया इसका। यहाँ पे एक कार्टून देखे थे, यहाँ पे देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिम्बाब्वे की बात क्यों करें। जिम्बाब्वे की बात हो रही थी अभी। मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ती रहती हूँ। सही बात बोल रही है बच्चिया, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। तो जिम्बाब्वे का उदाहरण देके तो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमारा देश में भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। काहे कि अखबारों में बहुत सारा ऐसा चीज़ निकल के आ रहा है ना। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, तो किसी एक खास धर्म या जाति को बढ़ावा देना, बाकी को ये करना, तो ये सब कुछ बातें अखबारों सब में आ रही, इस पर चर्चा करने बोल रहा है। लेकिन हम तो खैर इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये सब राजनीतिक मामला है। अपने आप में आप चर्चा कीजिए और समझने की प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कहीं ये लोकतंत्र देश जो था अलोकतांत्रिक तो नहीं होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। खैर वो सब मामले में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, बस क्या सही क्या गलत है उसको अपने से थोड़ा ये सब पढ़ना, इतिहास पढ़ना या जो पॉलिटी पढ़ना या कोई भी चीज़ जो सोशल साइंस में जो चीज़ पढ़ते हैं वो सब बस वही समाज में क्या हो रहा है उस सबको चीज़ों को समझने के लिए है ना, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का क्या गलती हुआ इतिहास में जो गलती नहीं होनी चाहिए, या कैसे कुछ देश गलती किया जिसका खामियाजा भुगत रहा है, या कौन सा गलती को कैसे सुधारा जाए। तो ये सब जानने के लिए ही ये सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। तो ये सब को पढ़िए और थोड़ा सा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी का कहने में आ जाए, है ना, तो अपने से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए अब परिभाषाओं के सारांश में आते हैं। अभी तक जितना परिभाषा पढ़े, विशेषता पढ़े, वो सबका सारांश देखते हैं। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे।
हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात की शुरुआत की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनेशन से हम इस चैप्टर को शुरू किए थे कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, है ना, आम आदमी करते हैं, वहाँ के नागरिक करते हैं। लेकिन ये जो छोटा सा डिफिनेशन था, इससे पूरा लोकतंत्र को नहीं समझा जा सका। अभी तक देखिए बहुत सारा विशेषता, बहुत सारा इसका विशेषताएं होनी चाहिए, तब जा कर के एक सही लोकतंत्र होगा, है ना। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। यानी ये परिभाषा लेकर खाली हम लोकतंत्र को नहीं समझ सकते। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया या रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ ये सब चीज़ों को समझे थे ना, कि बहुत सारे देश में ऐसा होता है कि लोग तो चुनते हैं लेकिन उसका जो मेन फैसला है उसको करता है कोई सैनिक का आदमी, कोई तख्ता पलट करके, है ना, जैसे पाकिस्तान हुआ था। तो ये नहीं होना चाहिए, जिसको हम चुने उसी पर अधिकार होनी चाहिए, ये एक चीज़ समझे। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकता है। तो चुनाव के बारे पर पढ़े कि मौजूदा शासक जो है उसको बदल सकता है, ये ताकत रखती है चुनाव, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि खाली एक पार्टी बन रहा है सदियों से, तो फिर वो गड़बड़ है ना। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, यानी चुनाव करने का, इलेक्शन में उठने का या वोट डालने का सबको अधिकार होनी चाहिए। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे पर ही काम करता है। उसके बाद एक लास्ट में अभी समझे हैं कि चुनाव हो गया, कोई नेता बन गया, मतलब उसको कुर्सी मिल गई, वो बन गया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो बनना है, तो वो भी काम करेगा तो कानून के दायरे में रहकर ही अधिकारों को देखते हुए। ऐसा नहीं कि बन गए तो अब किसी को ख़त्म कर दो और किसी को बढ़ा दो, इस तरह से नहीं हो सकता, है ना। सबको देख के चलना है। आया बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र ही क्यों। तो देखिए लोकतंत्र क्या, वो सारा चीज़ को अभी तक समझ गए। अब लोकतंत्र क्यों का जवाब अब खोजते हैं। क्या का जवाब मिल गया, क्या है उसको जाने, क्यों है उसको अब जानते हैं। मैडम लिंगदोह की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा, क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन के सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। तो देखिए जो मैडम लिंगदोह शुरू में ही देखे थे, उसमें कुछ बहस हुआ था कक्षाओं के बीच, वही बहस को समझाने के लिए यहाँ तक पढ़ाई। तो लोकतंत्र क्या है वो समझ में आ गया। अब फिर लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में कुछ फिर से उसका जो स्टूडेंट छात्र लोग हैं वो लोग पूछे हो रहा है, बहस कर रहा है। तो उस बहस को पहले देखते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन सवाल उठेगा, वही सवाल को जवाब फिर आगे पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा हो रहा है क्लास में। देखिए क्या चर्चा हो रहा है। योलांदा, ये एक स्टूडेंट है, इसने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है। तो एक जो है वो उठ के बोल रहा है कि लोकतंत्र को अभी तक में हम समझे कि सारा देश चाहता है कि लोकतंत्र हो, ना होते हुए भी दिखा रहा है लोकतंत्र। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखे है ना, मतलब कि लोकतंत्र अच्छा सरकार है, इसलिए तो सब दिखाना चाह रहा है कि हम भी लोकतांत्रिक है ना। तो ये सब जानने के बाद भी यानी पता तो चल ही गया कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो अब क्या इसमें बहस करना है, ख़त्म कहानी करो लोकतंत्र का, ऐसा बोलना है एक स्टूडेंट का। अब अगर दूसरा स्टूडेंट उठे, उसने कह रहे हैं कि लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। मैडम पहले बताई थे लोगों को कि हमें किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि सब ने मान लिया तो ये सही होगा, है ना।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, यानी सब लोकतंत्र को सही कह रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि एकदम सही ये चीज़ है। हो सकता है वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा कहना है किसी बच्चों का। फिर एक उठा जैनी, इसने कहा हाँ यह गलत रास्ता ही है। अब इसने इस पर जोर दे दिया कि नहीं, लोकतंत्र गलत रास्ता है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी गरीबी। ये बोल रहा है कि ये गलत है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश को क्या दिया? जैसे हमारा देश, जैसे भारत 47 में आज़ाद हुआ तो आधा सदी से तो ज़्यादा हो गया, 50 साल से ज़्यादा हो गया, 70 साल हो गया। फिर भी हमारे देश को क्या दिया है? हमारे देश की गरीबी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गरीबी है तो क्या दिया इसने लोकतंत्र ने हमारे देश को? हर तरफ तो गरीबी है। इसका ये जेन्यूट का है ना। तब फिर एक उठा रिबिंगयान, कैसा कैसा कौन दुनिया का नाम दे दिया है यहाँ पे। साधारण साधारण नाम देना तो है, सोनू मोनू राम रहीम कौन है। देखिए ये जो उठी कौन है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्यों, क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो ये देखिए ये भी ठीक बात बोल रही है। वो जो कह के गया कि लोकतंत्र वो खराब है, अभी बोली कि बोला पता नहीं, ऐसा नामे है कि क्या पता चलेगा लड़का है कि लड़की। लेकिन इसने कहा कि देखो लोग ऐसा थोड़ी है कि गरीबी है मतलब लोकतंत्र है इसीलिए गरीबी है। लोकतंत्र गरीबी के कारण है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि लोकतंत्र होने के बाद भी गरीबी है। देखिए दो बात इसने कहा, दोनों समझने की जरूरत है। क्या हुआ, क्या है? देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, मतलब बोल रहे क्या ये सही है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? यानी लोकतंत्र ठीक है लेकिन इसके बावजूद गरीबी है, ये मेन सवाल है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र के कारण गरीबी आ गया, है ना। आगे फिर एक जेनी फिर बोलिए, जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वोच्च रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है आज अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? देखिए ये भी बात इन्होंने जो कहा कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं, है ना, कि लोकतंत्र बोल रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते इसको हम कि सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र के मतलब अराजकता, अस्थिरता, मतलब अस्थिरता है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दिखावा कर रहे हैं ना, यानी एक पार्टी दिखावा कर हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, झूठे वादे हो रहे हैं, उसको ये देख करके हम लोग वोट दे देते हैं, जिता देते हैं, वहाँ जाता है वो कुछ और करने लगता है और कुछ भी हो जाता है। मतलब बहुत सारा ऐसे गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, है ना। तो ये सब आपस में भी लड़ते रहते। देखिए कुछ होगा, जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना से निपटना है कैसे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। कांग्रेस और बीजेपी और फलाना और ढेकना पे ज़्यादा चर्चा होता है कि हम रहते तो ऐसा कर देते, ऐसा इंजेक्शन कर देते, सबको वैक्सीन हो जाता, हम रहते तो इतना नहीं मरता, ये सबको मार रहा है तो ऐसा कर रहा है। मतलब आपस में एक पार्टी दूसरे से लड़ रहा है। यहाँ पे इसका उपचार क्या है, इसके इस प्रॉब्लम से दूर कैसे, उस पर कम बात हो रहा है। नागरिक मर रहे हैं, जनता मर रहा है, लेकिन इन लोग को कुर्सी की पड़ी है। जैसे अभी आदमी कोरोना से मर रहा था, मोदी जी जाके वहाँ पे बंगाल में उसमें इलेक्शन में पूरा बिजी थे, दीदी दीदी कह के, है ना, और इधर सब आदमी मर रहा है। तो मतलब नागरिकों को देखा जाए तो नागरिक का जो है, जनता जो है, उसका प्रभाव कम है देश को, और अपना कुर्सी का प्रवाह उसको ज़्यादा है। कुर्सी ज़्यादा उसको प्यारा है, लोगों से ज़्यादा प्यारा कुर्सी है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उसने जो बात बोला है कहीं ना कहीं हकीकत बोला है ना। तो फिर से एक उठा पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? तो ये उठ के फिर बोल रहे हैं, तो तुम जो बोल रहा है कि गलत है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, या जनता को नहीं देखता, आदमी को नहीं देख रहा है सरकार और अपना कुर्सी देखता है, तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी हुकूमत जो था वही ठीक था। अंग्रेजी हुकूमत को ही बुला ले, है ना, बाहर से किसी राजा को देश प्रशासन के लिए बुला ले, जैसे पहले होता था। तो और उठपटांग बोल दिया ना।
जवाब दिया। तो फिर रोज उठा, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, ऐसा नेता को जिसे चुनाव की, सांसद की परवाह ना हो। तब ये बोल रहा है कि वो सब तो अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि देश को ऐसा नेता चाहिए जो मजबूत हो, जिसे चुनाव की ज़्यादा परवाह ना हो, संसद की परवाह यानी कुर्सी की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी है वो सब करने को उससे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगी। बोल रहा है हमको एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए जो कि ऐसा नहीं कि खाली संसद और चुनाव के लिए लड़ते रहे, ये लोगों के लिए काम करे और पूरा पावर उसको रहे, है ना, कुछ भी करने का पावर उसी को रहे। तो फिर पीछे से कोई चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। ये बोल रहा है कि जो तुम बोल रहा है कि एक ठो ऐसा नेता चाहे जिसको सब पावर रहे उसी को, वो कभी चुनाव उनाव के लिए ना लड़े, तो फिर ये तो तानाशाही हो जाएगा। माने चुनाव उनाव जैसे और देश में होता है, अपने में पूछा है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई से नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, जो मर्जी वो कर रहा है। कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है या फिर जेल में बंद कर दिया जा रहा है, यानी तानाशाही हो जाएगा। तो ये भी सही है। देखिए हर पहलू इसका हो सकता है, जैसा सोच जिधर दिमाग को ले जाइए उधर लगेगा, सही है ना। तो समझते चलिए क्या अच्छाई क्या बुराई सब इसमें नज़र आ रहा है इन लोग का बहस में। तो फिर एक उठी के बोल रही है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोगी सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वह खुद भ्रष्ट हो जाए। तब मतलब बोल रहा है क्या ठीक है, तुम जो बोला कि एक आदमी मजबूत वाला उठा देंगे जिसमें सब पावर रहना चाहिए, तो बोला कि अगर हम क्या जानेंगे कि मजबूत एक मतलब एक बार उसको ही कर लिया, 1 आध साल ठीक काम किया, उसके बाद वो खुदे भ्रष्ट हो गया, मतलब अपने खाली काम कर रहा है, मतलब अपना जनता का कम देख रहा है और अपना कुर्सी या अपना परिवार के लोग को ज़्यादा देख रहा है। यानी जिसको हम भेजे विश्वास करके वही भ्रष्ट निकल दिए। इंसान है, होता है, भ्रष्ट निकल गया, वो है वही हरामीपन नहीं कर दिया तो क्या होगा। तो फिर रोज उठे बोल रहे मैं सिर्फ ईमानदारी, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। बोल रही है कि ईमानदारी, संजीदा और मजबूत नेता को वैसे चुनेंगे, वो तो भ्रष्ट नेता को थोड़ी चुनेंगे। तो फिर ये उठा बोला यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाह के साथ कर रही हो। तो बोला कि जो बोल रही हो उनने ठीक नहीं होगा, ये तुम वास्तविक लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र जो वास्तव में है उसका तुलना तुम आदर्श तानाशाह से कर रही हो। आदर्श माने बहुत अच्छा ताना, यानी कि बहुत अच्छा तानाशाही भी जो लोग रहते थे, अच्छे ईमानदार संजीदा मजबूत ऐसे नेता भी होते थे तानाशाह में भी, जो कि जनता के लिए बहुत अच्छा काम किए। राजा प्रजा जो का जो शासन था उसमें भी कुछ है जो कि बहुत अच्छा बेहतर काम किए। तो कुछ रहते थे वैसा। अब वो कुछ यानी एकदम आदर्श तानाशाह जिसको कहा जा सकता है, जो कि बहुत कम थे, वैसे का तुलना तुम कर रहे हो वास्तविक लोकतंत्र के, यानी साधारण लोकतंत्र का चुनाव तुम कुछ स्पेशल टाइप के तानाशाह से कर रहे हो, है ना, जो कि नहीं हो सकता है। हमें आदर्श का तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जो वास्तविक है उसका तुलना वास्तविक से करो ना, यानी जो उस लेवल का है उसका तुलना करो। जो एकदम हाई लेवल को वैसे तुलना नहीं कर सकते, है ना। जैसे चींटी के बोलेंगे चींटी का ऊंचाई को तुलना करो हाथी से, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। वो चींटी का तुलना ऊंचाई या हाइट या उसका वजन का तुलना मक्खी से करो कहेंगे तो ठीक होगा, लेकिन चींटी का वजन का तुलना कहेंगे हाथी से करो तो ये थोड़ा उटपटांग बात है। तो वैसे ही इसने कह रहा है कि तुम जो है यो वास्तविक है लोकतंत्र का, उसका तुम आदर्श तानाशाह से कर रहे हो। यानी तानाशाही में जो बहुत बेहतर रहता है, जो कि देश हित के लिए काम करता है, तो वैसे लोगों से तुलना तुम कर रहे हो वास्तविक लोकतंत्र, जो कि संभव नहीं है। यानी लोकतंत्र में जो तुम कह रहा है कि एकदम अच्छा ईमानदार को भेजेंगे एक ठो को और वही देश चलाएगा, उसी का अधिकार रहेगा, कोई इसके खिलाफ नहीं उठेगा, तो वैसा कोई इंसान नहीं हो सकता है। एक आदमी कभी हो सकता है 20 साल 25 साल 10-50 साल में, है ना, तो बाकी समय फिर क्या होगा। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है।
बोल रहा है कि जो तानाशाह होते हैं जिसमें वही अकेले शासन, किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, यानी अपने लिए काम करना, क्रूर, ये सब होते हैं। लेकिन बात ये है कि उनकी जानकारी जो है हम तक नहीं पहुंचती है, इसलिए हम लोग को लगता है कि उन लोग का ठीक होता है। जैसे चाइना का बात करें, चाइना लगता है कि बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे कुछ वैसा खास, कुछ वैसा दंगा उंगा, कुछ आंदोलन, कुछ उतना नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, उसका वजह देखिए, उसमें उसका जो जितना भी मीडिया है, अखबार है, सब वहाँ के राष्ट्रपति के कब्जे में। राष्ट्रपति जो कहेंगे वही लिखाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ दंगा नहीं होता, वहाँ भी मारपीट, वहाँ भी दंगा होता है, लेकिन किसी कोई उस दंगे को बताने वाला नहीं है। अगर कोई बता दे, कोई अपने चैनल में, न्यूज़ चैनल में या अपना पेपर मीडिया कुछ भी है उसमें अगर बता दे, तो फिर उसका ज़िंदगी ख़त्म, उसको मार दिया जाता है। तो तानाशाही शासक है। लगता है दूर से कि बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं होता है, जातिवाद का, कोई हिंदू मुस्लिम या कुछ जाति का झगड़ा नहीं है, ऊंच नीच कोनो झगड़ा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़ा वहीं पे है, सबसे ज़्यादा लोग भी मरते हैं, लेकिन दिखाने वाला कोई नहीं है। और भारत चूँकि लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको बोलने की आज़ादी है, अपना बात रखने की आज़ादी है, सरकार के खिलाफ जाने का आज़ादी है, आंदोलन करने की आज़ादी है, सब कुछ की आज़ादी है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, छोटा सा भी कुछ हो जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने की भी आज़ादी है ना। तो तानाशाह ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन वही है कि वो अपना गलती को किसी को बताते ही नहीं, किसी को बताने का मतलब अधिकार ही नहीं है कि वो उनके गलती को कोई दिखाए दुनिया को, है ना। तो ये इस तरह का बहस हो रहा है। अब मैडम को रहा नहीं गया, लोग को बहुत बहस सुन लिया। अब मैडम बोल रहे देखिए, मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरा दिलचस्पी से सुन रहे थे। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, यानी रोका उन लोग को। तुम सब लोग इतने मगन होकर के इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे मालूम नहीं कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने का कोशिश की होती या आपको अपनी बातें कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो देखिए मैडम कितना होशियार थे। ये लोग जैसे जैसे बोल रहा था, बहस अपना कर रहा था, सब यही सब बहस को लेकर के इन्होंने एक बढ़िया तर्क दे दिया लोकतंत्र का। बोला कि देखिए तुम लोग जो ना अभी बहस कर रहे थे बहुत बढ़िया लगा हमको सुन के, लेकिन ज़रा सोचो तुम ऐसे देश में रहता जहाँ पे कि किसी के खिलाफ मतलब कुछ वैसा बोलने की आज़ादी ना होती, तो तुम जो अभी बोल गए, कोई लोकतंत्र को बुरा कह दिया, कोई तानाशाह को बुरा कह दिया, तो तुम लोग को तो कहने के लिए, इस तरह का बात बोलने के लिए सज़ा हो जाती है, या कोई रोकता टोकता, नहीं रुकते तो आपको सज़ा हो जाती, जेल बंद में हो जाता, अभी तक जेल में कैद रहते। लेकिन आपने जो इतना ज़्यादा बहस किया, इस पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकतंत्र है, यही लोकतांत्रिक देश है, इसलिए आप कुछ भी बोल दिए। हम भी इजाज़त दे दिए थे बोलने के लिए, हम भी नहीं रोके। नहीं तो दूसरा देश में आप जाके इतना सा बोल के देखो, आपको सीधे अंदर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये एक लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है। बहुत बड़ा फर्क इस होता है लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकार के बीच में, ये बातों का, है ना। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, जैसे चीन में कुछ हो जाए, कोरोना में कितना मरा कोई किसी नहीं जानता है, सही से बताने का इजाज़त नहीं है। कोई अगर बता देगा ज़्यादा मरा हुआ, तो जो चैनल बताया, जो इंसान बताए, जिसका मुंह से निकला वो समझे उसका मुंह आखिरी बार बंद हो जाएगा। बड़ा बड़ा वहाँ का जो है कारोबारी बिजनेसमैन, उन लोग को भी कुछ बोल दे कहीं पे कुछ, तो उन लोग को भी कैद कर लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। मतलब किसी को कोई आज़ादी नहीं बोलने का। इसीलिए वैसा कुछ कांड वैसा ज़्यादा होता नहीं है, मतलब लगता हम लोग का है कि वैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे शांति रहता है, लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं है, इसलिए सब बर्दाश्त करके रह जाते हैं। और नहीं तो बहुत सारा कुछ वहाँ भी होता ही रहता है, जैसा भारत में हमेशा
हमेशा कोनो ना कोनो लफड़ा चलते रहता है, कभी किसान का तो कभी कोनो का, कभी कोनो, हमेशा चलते रहता है ना। जैसे अभी यहाँ पे किसान का जो हुआ था, पूरा सड़क में आंदोलन यही चीन रहा था कि चीन वैसे उतर के दिखा देता, सबको धड़ धड़ा के सीधे वहाँ पे मिसाइल मरवा देगा, ले कौन निकलता है। तो ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा तर्क है ना। और देखिए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, देखिए लोकतंत्र के पहले खिलाफ देखिए, यानी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या बातें हो सकती हैं। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ में वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें आप आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार है, यानी लोकतंत्र के खिलाफ लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं, वो सबको पहले देखते हैं, उसके बाद इसके हित में देखेंगे, ठीक है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र क्या है, देखिए हर चीज़ का कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, अच्छाई भी यहाँ पे जान रहे हैं, बुराई भी जान रहे हैं, है ना। तो जैसे अच्छाई सबसे अच्छा अभी बोले जैसे कि इसमें आज़ाद है लोग को कहने के लिए, लेकिन ये एक बुराई भी हो सकता है। हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक तरफ से सोचिएगा तो अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ से बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बुराई देखते हैं खाली, है ना, कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है ना। मतलब हमेशा नेता बदलते रहता है तो अस्थिरता, मतलब जैसे कि एक नेता अभी बोल के चल गए हम ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, वैसा कुछ बना के चल गया अपना, पता चला ये फिर बदला गया तो इसका ख़त्म हो गया, वो अपना से अपना नियम कानून नहीं करेगा, मतलब संविधान नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ तो अपना रहता है ना कि मेरा टारगेट ये है, ये काम करेंगे हम, इस तरह का काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में करेंगे। तो सबका अपना अपना एक समझिए कुछ टारगेट होता है, तो वो सरकार बदलती है, वो बदल जाता है ना। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है ना। बहुत कोई को कहना है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई माने कुर्सी का लड़ाई है, और कोनो यहाँ जानता नैतिकता कौन सही कौन गलत उसको नहीं देखता, बस कुर्सी मिल जाना चाहिए, सही है, ये भी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, ये भी होता है। ये लोकतंत्र व्यवस्था होने के कारण ही कोई भी चीज़ होता है, कोई बड़ा से बड़ा कांड हो जाता है, उसको जान रहा है कि हाँ ये किया है, मर्डर ये किया है, लेकिन उसको सज़ा दिलाने में 10 साल 20 साल गुजर जाता है, तब जाके कहीं पे उसको कुछ सज़ा मिलता है, जानते हुए भी, मैंने 100% वो कत्ल किया है, फिर भी बहुत जल्दी फैसला नहीं हो जाता है ना। विपक्ष का दबाव, उसका दबाव, उसका दबाव, तो एक ठो मार लिया है उसका पक्ष में भी आ जाता है, कोई रेप कर दिया तो रेप किया उसका पक्ष में भी एक पार्टी खड़ा हो जाता है ना। तो मैंने जो गलत किया उसके साथ भी खड़ा हो जाता है, बस कुर्सी बचाने के लिए, ताकि इन लोग से हमको वोट मिले, और जो गलत नहीं किया उसके साथ तो खड़े रहेगा, है ना। तो दोनों तरफ से आदमी खड़ा हो जाता है, एक पार्टी गलत के साथ, एक सही के साथ। अब बस इसमें बहस होते होते बहुत समय लग जाता है कोई भी फैसला आने में, है ना। देखते हैं ना, एक कितना सारा ऐसा फैसला है जो कि फैसला होते 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 फैसला सुनाने से पहले आदमी मर जाता है, उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फैसला उस पर नहीं आता है। और बहुत सारा, अब देखिए जहाँ पर वैसा लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पे जैसे कि अरब सब में देखें, कोनो कांड वैसा किए, रेप उप या मर्डर, सीधे बीच सड़क में लटका देगा या पत्थर से कूच के मुड़ा देगा, और कोनो नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोर्ट और कचहरी के चक्कर 20 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, तब जाके कोनो फैसला होगा कि इसको 2 साल की सजा दी, ना है उसमें है कि ऐसा गलती करो ऐसा सजा, तो तुरंत मिल गया, जहाँ कोई पकड़ाया वैसा, बस उसको जो सजा है वो मिल गया। तो फिर इससे होता है कि गलती, मतलब ज़्यादा वैसा कांड भी नहीं होता है ना। वैसा करने से पहले आदमी सोचेगा, देखेगा, वैसे जैसे रेप पर कोई रेप किया उसको सीधे टांग दिया बीच रोड में, तो अगला को थोड़ा समझेगा ना, वैसा कदम उठा के बोले रे बबुआ ना तो टंगा जाओ। तो ये भी है इसका बुराई लोकतंत्र का, कि लोग अपना कुर्सी बचाने के लिए गलत का साथ देने लगते हैं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। और जो चुना गया नेता, उसको लोगों के हित यानी लोग का भलाई के बारे में नहीं सोचता, इसलिए कुछ खराब फैसले भी हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसे भ्रष्टाचार होता है। और लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो होता है वो इम्पोर्टेंट उसको माना जाता है, चुनाव रैली, और खर्चीला भी होता है। जैसे अभी कोरोना का दौर में
इतना ज़्यादा आदमी मर रहा था और उधर जाके बंगाल में इलेक्शन और कितना खर्चा हो गया। जितना इलेक्शन में मोदी खर्चा किए हैं वहाँ पे, उतना खर्च वक्त इधर वैक्सीन में कर देते तो कितना लाखों जान बच जाता है ना। तो ये सब होता है कुर्सी बचाने के लिए, लोकतंत्र का ये सब बुराई है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला करना नहीं चाहिए। और सामान्य लोग जो है, आम लोग, उसको ज़्यादातर नॉलेज नहीं है कि क्या सही उसके लिए क्या गलत है, तो वो मतलब चीज़ों को समझ नहीं पाता है और गलत लोग को भी वहाँ पे भेज देता है, गलत फैसला भी ले लेता है ना। तो ये लोकतंत्र का एक खराबी है ये सब, है ना। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में आ रही है और रह गई है? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? तो इसमें तो जितना तर्क है लगभग सभी सहमत है, ऐसा होता है ना। तो आप अपना देखिएगा सहमति, सबका इसमें अलग अलग दिमाग सोच सकता है। क्या करना है रे भाई, बहुत ही लंबा चैप्टर वो रहता है, दिमाग ये खराब कर देता है। तो ये सब समस्या देखिए लोकतंत्र का, है ना। आगे देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी ही नहीं है। बोल रहा है कि लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि सब समस्या इसमें खत्म हो जाए, कोई जादू का छड़ी नहीं कि लोकतंत्र की और सब खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि इसके फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों का भागीदारी बनाने के लिए फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी से जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इनका बुरा असर होता है। मतलब अभी जितना भी पॉइंट देखे वो सब सही है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकतंत्र ऐसा नहीं कि कोई जादू का छड़ी थोड़ी कि उसको लाएंगे तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। गरीबी है जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ गैर लोकतंत्र, सब जगह गरीबी है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र लाएंगे तो गरीबी मिट गया, है ना, नहीं मिटेगा, ये अलग चीज़ है। और ये भी सही है कि सभी लोगों का जो है कोई भी फैसला होता है तो लोगों का लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा राय मशवरा के साथ फैसला होता है, इसलिए फैसला में देरी होता है। और कुछ आम लोग जो फैसला कर लेते हैं, तो हर इंसान सही नहीं हो सकता है, इंसान में कुछ गलतियां भी होती है, तो इस कारण कुछ फैसलों में गलती भी हो जाती है, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाता है, ये कहना है। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने के लिए मतलब लोगों को सबको जोड़ा जाता है कोई फैसला में, इसलिए ज़्यादा देर हो जाता है। यानी अभी तक जो बुराई पढ़े थे उसका मतलब यहाँ पे तोड़ दिया है कि ये सब क्या है ना। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो देखिए, इतना सारा गलती मतलब कुछ इतना सारा बुराइयां होने के बावजूद भी लोकतंत्र जरूरी है, क्योंकि अगर गलतियों को ना देखें, इसकी अच्छाइयों को देखें, तो बहुत सारा अच्छाई भी है लोकतंत्र में, है ना। और लोकतंत्र एक विकल्प है कि लोकतंत्र जो है किसी दूसरे से बेहतर है, यानी अलोकतांत्रिक होना, तानाशाह होना उससे तो बेहतर है ना। इसलिए ये सही है इसमें भी बुरा है, लेकिन उससे ठीक है, तानाशाही से ठीक है। अलोकतांत्रिक जो होता है जिसमें इंसान को बोलने की भी आज़ादी नहीं, उससे ठीक है ना। अब देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यानी उसके विपक्ष में था, उसके खिलाफ बातें हो रही थी वहाँ पे, इससे पहले के पैराग्राफ में जो अभी देखे। अब इसका अच्छाई देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या होता है। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। पूरे दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ा अकाल माना जाता है ये 1958-61 में जो चीन में
हुआ था। खाली चीन में, भारत में भी। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। बताइए, 3 करोड़ भूख से मर गया था। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और उन दिनों चीन का, भारत का जो आर्थिक स्थिति है वो चीन से बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय तो देखिए भारत ठीक आज़ाद हुआ था, है ना, तो उतना आर्थिक स्थिति कहाँ से रहेगा चीन से अच्छा, है ना। तो चीन से खराब था आर्थिक स्थिति भारत का। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। फिर भी चीन में जितना भूख के अकाल के कारण मरे, भूखमरी जो आया उतना भारत में नहीं आया। अर्थशास्त्रियों को मानना है कि ऐसा दोनों देशों के सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के सरकारी नीतियां अलग अलग थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह के काम किए वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। तो चीनी सरकार, जो चीन का जो सरकार था तो अलोकतांत्रिक है और भारत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक होने के कारण भारत में कम संकट हुआ और चीन में ज़्यादा संकट हुआ। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को मानना है। इनका कहना है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मामले में जिस तरह का काम किया वो काम चीन के जो वहाँ के जो शासक थे उनको वो काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतंत्र देश में कभी भी बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। कोई भी कहीं भी अभी तक वैसा नहीं हुआ है बड़ी संख्या में अकाल पड़े या भूखमरी हो। जो लोकतांत्रिक सरकार के वहाँ पे कहीं नहीं हुआ है ऐसा, लोकतांत्रिक देश में ना। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। लोगों का मानना है कि चीन में भी अगर विपक्षी दल होता, बहुत सारा दल होता, जैसे लोकतंत्र में होता है बहुत सारा पार्टी के लोग होते हैं, विपक्षी लोग रहते हैं तो सवाल वो लोग उठाते हैं ना, सरकार का आलोचना करने वाले होते हैं, मीडिया में स्वतंत्रता होती तो मीडिया चिल्ला चिल्ला के दिखाते कि हमारी सरकार क्या कर रही है, इतना मौत हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला, न विपक्ष न मीडिया न कुछ हो नहीं। तो सरकार का है वो भी अपना नीच होता, अपना खाली ये करते गए, लोग मरते गए, है ना। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुन हो गया, एक उम्र है तो मीडिया वाला उसको और बढ़ा के दिखा देता है, 2 मर गया सरकार जवाब। तो जब मीडिया वाला नहीं दिखाया तो दूसरा पार्टी वाला, भाजपा से कोनो हुआ, जैसे भाजपा 7 से जो राज्य है जहाँ पे भाजपा का सरकार है वहाँ किसी तरह का छोटा सा एगो कांड हो गया तो उसको दुगुना करके अगला पार्टी वाला कहेगा कि ऐसा कांड क्यों हो रहा है भाजपा सरकार में। कांग्रेस से हो गया तो भाजपा वाला कहेगा तो कांग्रेस ऐसे ही है, खाली ऐसे नहीं करवाता है, लोगों को मरवाता है ना। मतलब इसमें आवाज़ उठाने वाला है तो डर है, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करेगा सरकार जल्दी, है ना। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वाले ही की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो लगती तो उनको लोगों के इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। यानी कि लोकतंत्र और अलोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखा दिया है ना। जैसे कि कोरोना अभी है, कोरोना के दौर में भी चीन में क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, चीन को कोरोना का बाप कहा जाता है, जनक कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ का एक्चुअल आंकड़ा अभी तक मतलब सही नहीं बता, किसी को मालूम नहीं है कि कितना लोग मरे, कितना क्या हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, ना मीडिया को, ना किसी और कोई दल है, ना कोई उसका अपोजिशन वाला है। जो है बस राष्ट्रपति वहाँ का जो है वही भर है, वो जैसा चाहें वैसा। 1 लाख मरे तो बता देते हैं 1000, है ना। जैसे बॉर्डर में भी होता है भारत चीन में, जो थोड़ा बहुत होते रहता है कभी, जैसे फिलहाल हुआ था 45 ठो वहाँ का मरा था, लेकिन बताया था कि 5 गो कि 6 गो मेरा मरा है जमे, है ना। तो इस तरह का उसका आज़ादी है। अब भारत में ऐसा होगा कि 45 को मरे और उसको मतलब दुनिया जाने 5 गो, हो ही नहीं सकता। बड़े 5 गो बढ़ा के बता दे मीडिया यहाँ का,
या यहाँ का विपक्षी दल 45 को मरद कर देगा 50 को, लेकिन कम नहीं, है ना। तो आवाज़ उठाने वाला है यहाँ पे भरा हुआ, तो आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। जैसे अभी जितना तेज़ी से कोरोना बढ़ा था और अभी कंट्रोल भी हो जा रहा है, तो बस आवाज़ उठाने के कारण। अगर सब मटियाल रहता, कोई दिखावे न करता, कोई चैनल वाला भी नहीं, कोई विपक्षी दल भी नहीं, तो क्या था सरकार वहाँ पे बंगाल में भी इलेक्शन में वहीं बिजी रहते, वहाँ से आने के बाद क्वारंटाइन हो जाते हैं, और क्या था। लेकिन आवाज़ उठाने वाले हैं, इसीलिए मजबूरन सरकार को लोगों के हित में काम करना पड़ेगा, और नहीं तो अगला बार फिर ख़त्म कहानी हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन को अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, यानी जवाब देना पड़ता है इसको, इसलिए ये औरों से अच्छा है ना। तो देखिए दोनों पहलू समझ में आ रहा है ना, अच्छाई बुराई सब समझते चलिए बढ़िया से। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। क्या कारण है? लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस से है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठक होती है, और अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने से अपने लाभ भी है। यानी बोल रहा है कि यहाँ पे जो कुछ फैसला है उसको लेने में देरी होता है, ज़रूर है। तो देरी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हर लोग से राय मशवरा लिया जाता है ना। कोई भी चीज़ बन रहा है, कोई नियम कानून बन रहा है, ऐसा नहीं कि अकेले कोई चुन के भेजे वो भी कर देगा, आम जनता से भी मशवरा लिया जाता है ना। अभी लॉकडाउन जैसे होता है, खुलना रहता है, तो इसमें भी आम लोगों से, जनता से यहाँ पे मशवरा लिया जा रहा है, जैसे कि लॉकडाउन करें तो किस तरह करें, या अभी अनलॉक की बात हो रही तो वहाँ पे जैसे कल ट्वीट किए थे हेमंत सोरेन कि अनलॉक करना चाहते थे, क्या चीज़ का छूट दे क्या ना दे, इस पर अपना मशवरा दीजिए। तो यहाँ पे लोगों की मशवरा से काम होती है सब कुछ, है ना। अकेले कोई काम नहीं करता है, इसलिए देर हो सकता है लेकिन बेहतर काम होता है ना। लोगों के हित में काम होता है। लोकतंत्र सरकार की ये बहुत बड़ा खासियत है। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। तो इससे ज़्यादा वैसा कुछ फैसला नहीं होता है जिससे कि कोई गैर जिम्मेदाराना काम हो जाए, है ना। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो लोकतंत्र क्या करता है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इससे भी जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। तो देखिए किसी भी समाज के लोगों के हित में, विचार में, सोच विचार में हर इंसान का अलग अलग होता है। और ख़ास करके भारत में तो इतना जाति धर्म और अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। कहीं किसी का कुछ मान्यता है, किसी का कुछ, यानी एकदम सबसे विविधताओं वाला देश है। साउथ तरफ चल जाओ तो उधर कुछ अलग ही है, सब कुछ है ना, रहना खाना पीना सब कुछ अलग अलग रहता है। उधर आ जाओ तो इधर अलग है, इधर अलग है। तो हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग है, विविधता है समाज में। फिर भी देखिए कितना अच्छा से रहते हैं, है ना। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यता अलग अलग है और जाति भी जुदा जुदा, है ना। तो दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, सभी अपने अपने दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनकी पसंद में भी अंतर होता है ना। एक समूह की पसंद दूसरे समूह के पसंद में टकराव भी होता है ना। एक का कहना ये है, दूसरा का कुछ कहना है, तो एक का पसंद दूसरा का नापसंद हो सकता है, उससे टकराव हो सकता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा। तो इसको सुलझाया कैसे जा सकता है? तो एक सुलझाने का ये है कि जो ज़्यादा रहेगा मजबूत रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा तादाद जिसका, वो अपना बल दिखा करके और कम लोगों को दबा देता है ना। तो ये थोड़ा सा खराबी यहाँ पे देखिए मिल रहा है।
लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा हो गया, है ना। गलत चीज़ है ये कि किसी कमज़ोर को पा करके उसका हक को, उसके अधिकार को ना दिया जाए या उसके विचार को ना माना जाए, और जो ज़्यादा है, जो ताकतवर है, वो अपना उस पर दबाव डाले, तो ये गलत है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसा स्थिति होने से अलग अलग समूह के जो लोग हैं ये बहुत देर तक साथ नहीं रह सकते, है ना। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। तो ये लोकतंत्र ही है जो इसका एक समाधान देता है, जो कि मिलजुल के सब रहते हैं, सबको अधिकार है यहाँ, है ना। लोकतंत्र में कोई भी अस्थाई विजेता नहीं होता है, यानी यहाँ पर परमानेंट कोई सिकंदर नहीं होगा, परमानेंट कोई इसमें विजेता नहीं होगा कि एक बार चल गए तो हमेशा के लिए, है ना। कोई अस्थाई रूप से पराजित भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बार हार गया तो हमेशा के लिए हार जाएगा, सबको मौका मिलता है यहाँ पे, है ना। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते थे, इसलिए यहाँ पे अलग अलग समूह, अलग अलग लोग जो है शांतिपूर्वक रह जाते, क्योंकि हर एक को मौका यहाँ पे मिलने वाला है। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। तो भारत में इतना ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी एकजुट होकर है, तो ये लोकतंत्र के कारण ही है ना। लोकतंत्र नहीं होता तो कितने भागों में बढ़ चुका होता है ना। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करता है। तो ये सब तर्क जो देखें, ये सब लोकतंत्र को बहुत मजबूत करता है ना। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार की कामकाज से जुड़ी नहीं है, कामकाज से जुड़ी नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है ना। तो लोकतंत्र में जितना हैसियत, जितना पावर एक नागरिक को है और किसी व्यवस्था में नहीं है ना। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तो भी यह दूसरे से बेहतर है। मतलब अगर इसमें फैसला लेने की जनता का फैसला लेने का अधिकार ना हो, बोल रहा है, या सरकार चलाने का काम ना भी हो तो भी अच्छा है लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। तो ये क्या, सबको एक समान अधिकार, मतलब सम्मान बढ़ाता है, इज्जत सबका है यहाँ पे। एक भिखमंगा का भी इज्जत है और एक करोड़पति का भी, वोट के मामले में। क्या कि वोटवा भिखमंगो देगा और करोड़पति देगा, और दोनों का वोट का समान वैल्यू है ना। तो मतलब भले ही वोट के समय ही, लेकिन सबको इज्जत मिल जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वोट लेना है। लोग किसी के शासक की प्रजा के ना होकर खुद अपने शासक है। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होता है। तो ये स्वतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क देख लेते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र के पक्ष में है ना। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तो लोकतंत्र में जैसे पहले देखे कि ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा, गलती होगा यार, है ना, क्योंकि वहाँ भी तो इंसान ने गया है, तो हर इंसान से गलती होती है। लेकिन यहाँ पे अच्छा बात यह है कि जो गलती है वो ज़्यादा दिन तक छुप के नहीं रहेगा। कोई सोचेगा वहाँ जाके गलती पे गलती करे जाए और जनता को मालूम न चले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ज़्यादा दिन तक वो छुपा के नहीं रख सकता है। गलतियाँ पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में, यानी सार्वजनिक यहाँ पे चर्चा हो जाएगा, होने की चांस जो है लोकतंत्र के कारण ही है ना। कोई गलती हो रहा है तो पूरा सार्वजनिक, पूरा महफिल में उसका चर्चा होता है ना, पूरा साउंड के साथ सभा में बड़ा सभा करके गलती पर चर्चा की, इसने ऐसा किया, गरियाया भी जाता है नेताओं तो आज़ाद है यहाँ पे, है ना। और फिर हम इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। तो ये सब जितना खिलाफ होते हैं, आंदोलन निकाल देते हैं, ऐसा वैसा, जैसे किसान के खिलाफ जो कानून बना तो उसके खिलाफ कितना लोग उठे हैं ना। तो इससे क्या है कि सरकार मजबूर हो सकता है कि नहीं, इसको सुधारा जाए।
इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले, है ना, तो कुछ गलत फैसला है तो फैसला बदलना पड़ेगा उसको, है ना, या फिर शासक समूह को ही बदला जा सकता है। और वो फैसला नहीं बदलेगा तो जो है उसी का फैसला बदल देंगे, उस कुर्सी बदल देंगे, है ना। तो इतना जनता में पावर है कि बेटा तू फैसला बदल, और नहीं तो फिर कितना दिन, 5 साल ना, उसके बाद फिर तुम्हारा फैसला हम लोग करेंगे, है ना। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता है। गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है, किसी इंसान का धमकी से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरता, वहाँ का शासक नहीं डरता है, लेकिन यहाँ एक आम आदमी से भी शासक डर सकता है क्योंकि वोट लेना है उससे, है ना। चलिए अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकती और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्था से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है? और चीज़ों से, और शासक जो है शासन उससे अच्छा है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाते हैं, अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं। अगर यह इसमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तो भी इसकी गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। सब इन्हीं वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र को अच्छा शासन व्यवस्था मानने की ऊपर था। अब ये देखिए ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ये थोड़ा बोरिंग लगने लगता है हमको खुद पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोग को लगने लगेगा, इसलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगला पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट में इसका आगे। ठीक, एक पार्ट और बनेगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।